गुड मॉर्निंग। 11 बज के लगभग 51-52 हो चुके हैं। मैं 7 मिनट से लेट आया हूं, लेकिन सेशन नंबर 22 एक्टिंग फॉर द कैमरा में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबका भला करे, आनंद करे, मस्त रहे। तो आज की बात शुरू करते हैं। आजकल क्वारंटाइन का समय चल रहा है। पिछले 1.5 महीने से हम लोग इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से, जब से वो इंडिया में एंटर किया है 2-2.5 महीने पहले से, तब से इससे जूझ रहे हैं। तो भारतवासी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने फेलो सिटीजन्स को, अपने दोस्तों को, अपने देखने वालों को, अपने कंपेनियंस को, जिनको मैं कहता हूँ एक्टिंग कंपेनियंस, उन सबको मैं मुबारकबाद दूं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी थोड़ा और धैर्य, थोड़े और पेशेंस की ज़रूरत है। लेकिन जब ऐसी विपत्ति आती है तो आपको क्या चीज़ें जो होती है वो आपको स्ट्रांग बनाती है, क्या आपका साथ देती है। तो एक रामायण की बहुत खूबसूरत कालिदास जी द्वारा, कमलदास जी वैष्णव साधु है जिन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया, रामायण की तो नहीं है लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी द्वारा द्वारा रची गई हुई 2-4 लाइनें मुझे बताई थी, जो मुझे याद आ गई कि विपत्ति के समय आपको क्या चीज़ें काम आती है। विपत्ति के समय यानी ऐसा जब क्राइसिस होता है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू, कौन सी चीज़ें आपको मदद करेगी। तो एक बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी की लाइन है कि साथी तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। गुड मॉर्निंग अजूना, अजीत, गुड मॉर्निंग प्रभाकर, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग आए हैं सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जैसा मेरा बैकग्राउंड कलरफुल हो गया है, वैसे ही कलरफुल थॉट्स के साथ बहुत बढ़िया बातें करने वाला हूँ। आज मैं बहुत सारी बातें, बहुत सुंदर सुंदर बातें एक्टिंग के बारे में कुछ ऐसे मोती चुनकर लाया हूँ जो कि आपको एक बेहतर एक्टर, एक ट्रुथफुल एक्टर बनने में बहुत मदद करेगा। तो आज हम जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, हम जो स्क्रिप्ट याद कर रहे थे, जो हमने कैरेक्टर की स्क्रिप्ट ढूंढ ली है, उसको एब्जॉर्ब करने का एक और तरीका मैं बताऊंगा। उसके अलावा हाउ नॉट टू गेट इन टू द ट्रैप ऑफ जजिंग। हम जजमेंट बहुत करते हैं चीज़ों की, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के जजमेंट करने लगते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल दैट, उसके बारे में भी बात करूंगा। उसके अलावा वाई फिल्म मेकिंग इज सो 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 एक्साइटिंग क्राफ्ट, सो एक्साइटिंग प्रोसेस फॉर एन एक्टर, और क्यों बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस होता है एक एक्टर के लिए, उसके बारे में भी बात करूंगा। एंड then I am going to talk about how to apply these rules of acting into your life, though I believe the only rule is there is no rule. but सबसे पहले इस विपत्ति के समय, इस क्राइसिस के समय, तुलसीदास जी की एक बहुत सुंदर लाइन है जो मैं आपको फिर से रिपीट करके सुनाता हूं। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। मतलब जब आप विपत्ति में होते हो तो आपके काम आता है आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपकी विनम्रता, मतलब आपका हम्बलनेस, आपका विनय। जब आप विपत्ति में होते हो तो आपको काम आता है आपका विवेक यानी बुद्धि, विवेक बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अंदर एक साहस होता है, मूर्खता की बात नहीं कर रहा हूं, वो साहस आपको काम आता है। आपके सुकर्म, सुकृति जिसको बोलते हैं, जो अच्छे कर्म आपने किए हैं वो काम आते हैं, क्योंकि कभी आपने अच्छे कर्मों के दायरे में आने वाली मदद किसी को की है तो आपको भी विपत्ति के समय वो मदद मिलेगी। और सुसत्य व्रत यानी सत्य बोलने की जो आपकी हैबिट आप बना सकते हो तो वो आपके काम आती है। और सबसे ज़्यादा काम आता है राम का भरोसा, ऊपर वाले का भरोसा, चाहे राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, जो कहो, ओम सत्कार, एक नाम कहो, जो कहो, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है उसके ऊपर एक भरोसा जो होता है वो भी बहुत काम आता है। तो आज की बात शुरू करते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है जजिंग के बारे में। जजिंग के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप एज अ फिल्म एक्टर, आप जब कैमरा के सामने जाते हो, जब आप एक फिल्म में पार्टिसिपेट करते हो एज एन एक्टर, तो उस फिल्म को क्रिएट करने में, उस फिल्म को बनाने में आप अकेले नहीं हो।
आपके अलावा बहुत सारे लोग, सौ कई हजार की तादाद में लोग होते हैं जो आपकी फिल्म को फिल्म बनाते हैं या आपका जो क्राफ्ट है उस क्राफ्ट को सराहते हैं, उस क्राफ्ट को गढ़ने में मदद करते हैं, उस क्राफ्ट को ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। एक बहुत बड़ा क्रू होता है। तो आपको मैं जैसा हमेशा अपने वर्कशॉप्स में कहता हूं कि फिल्म्स आर नॉट जस्ट मेड विद क्रू एंड स्क्रिप्ट, films are not just made with crew and script, but the films are made with human energies। हमारी जो ह्यूमन एनर्जीज होती है उससे एक फिल्म का निर्माण होता है। सिर्फ आप कैमरा, क्रू, क्राफ्ट आप लेकर पहुंच जाओगे, आप अपने स्क्रिप्ट लेकर पहुंच जाओगे, लेकिन वो ह्यूमन एनर्जी अगर राइट नहीं होती है तो गड़बड़ हो जाती है। मेरी जितनी भी फिल्मों का मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जहाँ पे ह्यूमन एनर्जीज राइट थी वहाँ पे आउटपुट अलग था, जहाँ पे ह्यूमन एनर्जीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा फर्क आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से वो फिल्म गड़बड़ हो गई। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ह्यूमन एनर्जी, एंड दैट ह्यूमन एनर्जी नीड्स टू बी वाइब्रेटिंग एट द हाईएस्ट लेवल। और वो तब वाइब्रेट करती है जब आप जजिंग से बचते हो। लेकिन जजिंग से बचने की तो बात हर कोई करता है कि आपको जजमेंट नहीं करना चाहिए, जजमेंट नहीं करना चाहिए। तो जजमेंट नहीं करने की सलाह देना तो ठीक है, लेकिन जजमेंट नहीं करना कैसे सीखा जाए? जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपना गुरु बनना पड़ेगा, तो मेरे अंदर भी जो अवगुण थे उनको दूर करते करते मुझे समझ में आया कि जजिंग से कैसे बचा जाए। तो मुझे एक कहानी बहुत सुंदर दिमाग में आई, वो कहानी के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जजिंग से कैसे बचें। कहानी ये है कि एक बार, ये कहानी मैं अपने वर्कशॉप जो मेरे कर चुके हैं उन लोगों ने सुनी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं किए हैं उनके लिए मैं ये कहानी बता रहा हूँ। कहानी बहुत सुंदर है कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध के दो चेले, दो उनके डिसाइपल्स भिक्षा मांगकर कहीं से लौट रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। मतलब ऐसी बारिश कि जिसके आंव देखो ना तांव, और बारिश बढ़ते जा रही थी, पानी बढ़ता जा रहा था, खूब बारिश हो रही थी। तो ये दोनों अपना सब सामान लेकर जुटाकर भिक्षा मांगकर लौट रहे थे अपने भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए। तो जंगल में जा रहे थे तो बीच में एक नदी आई। अब नदी को पार करना था। जब गए थे तब बारिश नहीं थी, जब आए तब बारिश बढ़ गई और नदी का पानी जो है बढ़ गया था। तो वो दोनों को नदी क्रॉस करनी थी। वो दो तो कर लेते क्योंकि वो करना जानते थे, लेकिन नज़दीक में एक बहुत ही खूबसूरत जवान सी लड़की थी जो वो नदी पार नहीं कर पा रही थी। तो जय और विजय नाम के समझ लीजिए दो भिक्षुक थे। तो जय ने कहा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। वो जो लड़की है, यंग सी सुंदर सी लड़की, उसने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे नदी पार करवा दीजिए। तो जो विजय था उसने बोला जय को कि नहीं, इसकी मदद नहीं कर सकते, हम साधु लोग हैं, हम लड़की को कैसे हाथ लगा सकते हैं। तो जय ने कहा कि नहीं यार, उसको नदी पार करवानी है, मैं नदी तो पार करवाऊंगा उसको, वो संकट में है तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो जय ने क्या किया कि उस लड़की को अपने कंधे पे बिठाया और वो नदी पार कर गया। विजय भी नदी पार कर गया। लेकिन नदी पार करने के बाद जय ने क्या किया, लड़की को कंधे से उतारा और दोनों अपने आश्रम की तरफ चल गए। वहां जाकर जय अपने काम धाम में लग गया, अपना जो सामान लाया था वो रसोई में जाकर देने लगा। लेकिन वो विजय जो है वो अंदर ही अंदर कुलबुला रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था। तो वो अल्टीमेटली भगवान बुद्ध के पास कंप्लेंट करने के लिए पहुंच गया कि प्रभु, ये जो जय है उसने आज अच्छा नहीं किया, उसने हमारा साधु धर्म को बहुत ही अपवित्र कर दिया है, उसने तोड़ दिया है, उसने बहुत ही गलत काम कर दिया। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि काम क्या गलत किया ये तो बताओ। तो विजय ने कहा कि इसने ना, हम नदी क्रॉस कर रहे थे तो एक लड़की को अपने कंधे पर बिठाया और नदी क्रॉस करवाई। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि नदी क्रॉस करवाने के बाद उसने क्या किया। उसने बोला कि, विजय ने बोला कि जय ने अपने कंधे से लड़की को उतारा और हम दोनों आश्रम आ गए और अब मैं आपको कंप्लेन कर रहा हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जय ने लड़की को नदी क्रॉस करवाने के तुरंत बाद अपने कंधे से उतार दिया, पर विजय, तुमने अभी तक अपने कंधे पर उस लड़की को बिठा कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरने के बाद भी उसे अपने कंधों पर ढोते रहते हैं, अपने कंधों पर लेकर चलते रहते हैं, उसको उतारते नहीं हैं।
वैसा ही जो लोग हमारे आसपास होते हैं उन लोगों के बारे में हमारे आइडियाज़ बनना शुरू हो जाते हैं, और वो आइडियाज़ बनते 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 उन आइडियाज़ को हम इतना अपने कंधे पे उठा लेते हैं कि हर इंसान के प्रति हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। एक जजमेंट वाला, जो ऑब्जेक्टिव की जगह हम सब्जेक्टिव हो जाते हैं और हम उनको जज करने लगते हैं। हम हमेशा वो जजमेंट का चश्मा अपने सर पे लगा के, जो कि उसका पर्सपेक्टिव नहीं है, वो पर्सपेक्टिव हमारा है, वो विचारधारा हमारी है, वो दृष्टिकोण हमारा है, और उस दृष्टिकोण से हम सामने वाले को हमेशा जज करते रहते हैं। और ये अगर आपके अंदर आदत है तो जब आप फिल्म सेट पे होते हो तो एक तो आप बहुत सेंसिटिव एनवायरनमेंट में होते हो। क्यों? क्योंकि फिल्म के सारे इक्विपमेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। फिल्म में काम करने वाले लोग, क्योंकि कलाकार प्रवृत्ति के हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं। आप खुद चूंकि एक एक्टर है इसलिए आप सेंसिटिव होते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि एक एक्टर को हमेशा एक सेंसर और एक रिसेप्टर की तरह काम करना चाहिए। उसको बहुत वल्नरेबल होना चाहिए, हर चीज़ों से जल्दी अफेक्टेड हो जाना चाहिए, ताकि वो एक बिल्कुल सेंसिटिव सेंसर की तरह ऑपरेट कर सके और जो माइन्यूट डिटेल में चीज़ें बदल रही है उनको सेंस कर सके। लेकिन आप जब ऐसे सेंसिटिव वातावरण में हो तब आप लोगों को अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगेंगे, तो वो जो ह्यूमन एनर्जी है, जहां पे सबका एकमात्र ध्येय ये होता है कि एक अच्छी फिल्म बने। कोई भी फिल्म बनाते वक्त बहुत लोग होते हैं जिनको फिल्म बनाना नहीं आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट करने का प्रिटेंडेंस करते हैं कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका प्रिटेंडेंस है। बहुत सारे एक्टर्स को एक्टिंग का प्रिटेंडेंस होता है, बहुत सारे टेक्नीशियन को टेक्नोलॉजी का प्रिटेंडेंस होता है, अपने टेक्नीशियन होने का प्रिटेंडेंस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी बनने आया था अभिनेता लेकिन धीरे धीरे बन गया फोकस पुलर, या ऐसा भी होता है कि आदमी बनने आया था कुछ और बन गया कुछ और। तो वो सारी कुंठाएं, वो सारी चीज़ें लेकर बहुत सारे लोग घूमते हैं, इसलिए प्रिटेंडेंस में फंस जाते हैं। तो ऐसे जहां मौके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कि बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन जहां पे द डायरेक्टर नोज हिज जॉब, द कैमरामैन नोज हिज जॉब, जहां पे हर क्रू मेंबर बहुत प्रोफेशनल है, आप भी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपना काम करने के लिए पहुंचे हैं, वहां पे आपको अपने न्यूट्रल स्टांस में रहना पड़ेगा, आपको जजमेंट से दूर रहना पड़ेगा। और अगर आप जजमेंट से दूर रह पाएंगे तो बाकी सारे लोगों को, जो आपका यूनिट है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू एब्जॉर्ब देम बेटर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर, यू वुड बी एबल टू लिसन देम बेटर। और जब आप लिसनिंग सही कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उसको रिएक्ट करना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जजमेंट से बचें। हमारे अंदर हम जो अपने कंधे पर लोगों के बारे में जो पर्सपेक्टिव्स, जो आइडियाज़ अपने कंधे पर बोझ की तरह लेकर चलते हैं, उसको उतार दें। और उसको उतारना साइकोलॉजिकली होता है, वो एक्चुअल में कोई फिजिकल वेट नहीं है, वो कोई वज़न नहीं है जिसको हमने कंधे पे लाद दिया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसको साइकोलॉजी से उतार दे। आप किसी के बारे में आइडिया मत बनाइए। यही आपके क्राफ्ट में भी काम आता है। कैसे काम आता है? जैसे आपके साथ कोई को एक्टर काम करता है, आप ऑब्वियसली आप अपने को एक्टर्स के साथ काम करेंगे, और ऑब्वियसली बहुत सारे सीन्स ऐसे होंगे जिसमें आपके को एक्टर्स होंगे, और वो को एक्टर्स को एक्टर होने के अलावा कैरेक्टर्स हैं। तो क्या होता है हमारे साथ, ये मैंने बहुत बार देखा है और बहुत जगह पे ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कैरेक्टर को रिएक्ट करने की बजाय हम उस एक्टर को रिएक्ट करने लगते हैं। ये बहुत सारी जगह पे हुआ है, और अभी मुझे एक न्यूज़ पढ़ने के लिए मिल रही है। अभी ऑनलाइन एक न्यूज़ आई है शायद इरफान भाई के बारे में। आई नीड टू चेक इट बिकॉज नोन, आई थिंक द न्यूज़ इज़ अबाउट अबाउट हिज डिमाइज, आई थिंक सो। मैंने न्यूज़ पूरी पढ़ने से पहले मैं उसको मैंने वो कर दिया। आई होप इफ़ एनीबडी ऑफ यू कैन, अगर आप में से
कोई अगर इस बात को कंफर्म कर सकता है, इरफान भाई की शायद न्यूज़ आई है अबाउट हिज डिमाइज, जो कि अभी अभी मेरे स्क्रीन पर NDTV का ऐप जिससे मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ उस पर फ्लैश की है. When we are talking about acting, and yes sir, would request for the episode postponed due to the death of legend Irfan Khan. Yes, somebody has confirmed it कि Irfan Bhai is no more with us. So I am deeply touched by this, and I am a great fan of Irfan Bhai, and I feel I think we should not continue, not because they say that show must go on, but we have lost a very wonderful actor. मतलब इरफान भाई से इरफान खान जैसा एक्टर सदियों में एक बार आता है, उनसे जितना सीखे उतना कम है, and we just lost him, and I'm really sad, but I'm really happy that he has left a great amount of work for us to see and to learn from that. Arjuna Arora is suggesting, but I feel that we need to continue talking about acting as a respect to him. Arjuna, I am little confused, I am little saddened by the fact that we have lost him. I love him, I have met him few times, and he is my senior from National School of Drama, and we really love him, and he is a brilliant actor. मतलब we should respect his legacy. Yes, we should respect his legacy. Arjuna Arora is suggesting. Yeah, but I am Arjuna, frankly speaking, I am little shaken from inside. मैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, बहुत अपने आप को पकड़ के चलता हूँ. मैंने भी अपने जीवन में एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस किया है, एंड दैट मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग. आई फेल ऑफ इंडियन अपना मुंबई लोकल से मैं गिर गया था, तो वो फ्राइटनिंग था, और उसी ने मुझे थोड़ा नहीं काफ़ी बदल के रख दिया. लेट्स टॉक अबाउट इरफान भाई, लेट्स टॉक अबाउट हिज क्राफ्ट. आज के जो टॉपिक है मैं उनको कल कंटिन्यू करूँगा. जैसे मैं जजमेंट की बात बता रहा था, मैं ये ख़त्म कर देता हूँ इस टॉपिक को, एंड देन विल टॉक अबाउट इरफान भाई. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट the way he's performed, please prepare your questions and you can ask me. But let me finish this topic of judging somebody. You know what happens is, when we are acting, when we have co-actors with us, they as a person, they carry we can't take 5 minutes pause as a respect to him. We will take some pause, Roy Deepak, but right now let me finish this, and then we'll take the pause of 1 minute, and we'll pray for him, and then we'll continue for a while. We'll talk about Irfan Bhai, and we'll talk about the other things tomorrow. But judging is the topic that I want to culminate. क्या होता है कि जब हम सेट पर होते हैं, तब हम एक्टर्स के पर्सनल लाइफ में झांकने लगते हैं. वो पर्सन कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, उसको देखने लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है. तो नॉट जजिंग, हम अपने आप को जजमेंट से रोक ऐसे सकते हैं कि जो को एक्टर हमारे साथ काम करता है, उसके जो पर्सोना है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है एज अ पर्सन, उसका बोझ हम अपने कंधों पे ना ला दें, उस बोझ को उतार दें, और जब वो हमारे सामने आए वो कैरेक्टर बन के, तो उस कैरेक्टर को ही देखें. We can do that. We can have that choice of looking somebody at from different perspective. So we need to have, हमारे पास वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए जिससे हम हमारे को एक्टर को उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स, वो आदमी कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसके पर्सनालिटी कैसी है एज अ पर्सन, उसको हटा दे, उसको जज करना छोड़ दे, और जो कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है उस कैरेक्टर से रिएक्ट करे व्हेन यू आर इन द शॉट. And that is also a part of being now and being truthful
and becoming the character. When you are a character, when you are in front of camera, you need to look at the other co-actor as character, not as a person, not look at his personal aspects. And if you want to save yourself from the burden of judgment, you need to remove the burden of that particular person or character, the particular actor's personal attributes. उससे अपने आप को बचा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. आगे की बात मैं कल के सेशन में कंटिन्यू करूँगा. एक रीडिंग का और एक तरीका बताऊँगा. वाई फिल्म मेकिंग इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग job for an actor also. Yes, the Tata Sky news is also confirming that actor Irfan Khan passes away. So now I request you, there are 5 people who are watching, those who will watch this later, I am requesting them also that please close your eyes for a minute, for few seconds if you can, and let's pray for Irfan bhai. ठीक है, ईश्वर इरफान भाई की आत्मा को शांति दे. मैं जब उनके बारे में सोच रहा था, उनके लिए प्रे कर रहा था, तो मुझे इरफान भाई के बारे में कुछ बहुत सुंदर बातें समझ में आई. एक संस्था है जो हमारे सीनियर और हमारे टीचर प्रसन्ना जी चलाते हैं कर्नाटक में. वो संस्था जो है लोकल आर्टिस्ट जो है, हमारी मिट्टी के जो आर्टिस्ट है, उनके लिए काम करती है और उनके हक के लिए काम करती है. इरफान भाई उस संस्था से जुड़े हुए थे और आप समझ सकते हैं कि जो हॉलीवुड तक काम करके आया है बंदा, उसके अंदर ऐसी इतना हम्बलनेस है कि वो अपने लोकल लोगों के बारे में सोचते हैं. इरफान भाई जयपुर के थे. इरफान भाई ने पहली फिल्म हासिल करने से पहले कई सालों तक टेलीविज़न में काम किया. टेलीविज़न से वो थक रहे थे. एक ही तरह का अभिनय करते करते वो थोड़े से परेशान भी हो रहे थे. तब उनके ही बैचमेट ने हासिल बनाई और हासिल बनने का भी बहुत सुंदर किस्सा है कि टिग्मांशु धुलिया ने अपने दोस्त, जिनमें इरफान भाई भी शामिल थे, उनको मिलाकर बाकी सारी कास्ट को, जिसमें बहुत सारे एनएसडीएंस भी थे, उस कास्ट को इकट्ठा करके उन्होंने कुंभ के मेले में पहले आधे घंटे जो क्लाइमैक्स है फिल्म का, उसको शूट किया अपने ही रिसोर्सेस लगा के. और फिर वो क्लाइमैक्स उन्होंने बहुत सारे फाइनेंसर्स और प्रोड्यूसर्स को दिखाकर, फिर लोगों, जब एक नया फिल्म मेकर होता है तो उस पर भरोसा करने वाले लोग कम होते हैं. जब आप एक नए एक्टर होते हो तब आपके ऊपर भरोसा करने वाले डायरेक्टर्स कम होते हैं. उस समय पे अपना पेशेंस और अपना परसिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है. तो इरफान भाई और टिग्मांशु भाई जैसे लोगों ने हमको सिखाया कि कैसे अपने रिसोर्सेज का टैक्टफुली, इंटेलिजेंटली यूज़ करते हुए आप वो हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, और इसलिए उन्होंने हासिल जैसे फिल्म बनाई. इरफान भाई की बात करूं तो इरफान भाई को मुझे 2-1 बार मिलने का मौका मिला है. और एक बार जब राजपाल यादव की मैरिज पार्टी थी, तब मैं उनसे मिला था. तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने मेरे से हाइट में वो थोड़े लंबे थे, तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे मुड़ के देखा, ऐसे नीचे से निगाह करते हुए, और सीधा मेरी आंख में झांकते हुए उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे. पहला सवाल उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और मैंने जवाब दिया, मेरा नाम हेमंत खेर है. दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि कौन से बैच से पास आउट हुए हो, और मैंने जवाब दिया कि मैं 2003 बैच से एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन करके पास आउट हुआ हूँ. तो मैंने इस छोटे से इंटरेक्शन में मैंने एक चीज़ नोटिस की, दैट इरफान भाई वॉज अ वेरी काम लिसनर.
उन्होंने मेरे सवाल को बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने मेरे जवाब को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने पूरी तरह से मेरा नाम रजिस्टर किया और उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल भी पूछा, उस दूसरे सवाल को भी बहुत अच्छी तरीके से रजिस्टर किया और फिर उन्होंने बोला कि एन्जॉय द पार्टी, तुम नए नए आए हो, एन्जॉय करके जाना, आज मज़ा करके जाना। उसके बाद मुझे याद है कि मैं एक शो कर रहा था एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर जिसका नाम है अमूल छोटे उस्ताद, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बच्चे थे। एक फ़िल्म का प्रमोशन करने के लिए इरफान भाई आए थे और तब मेरी दूसरी बार उनके साथ मुलाकात हुई थी और तब उन्होंने मुझे वो जानते थे कि रियलिटी शोज़ कैसे बनते हैं, कैसे उसके अंदर चीज़ें क्रिएट की जाती है। तो मैं उनसे जाकर मिला और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उनको तुरंत पुराना किस्सा याद आ गया मुझे मिलने का। और उसके बाद उन्होंने कहा, और ये कई सालों बाद की बात थी, तो उन्होंने बहुत कि बोला यार भाई तू अपना छोटा भाई है, तो एनएसडी से है, मैं तुझे एक बात क्लियरली बता देता हूँ कि मैं सब करूँगा, बातें सब अच्छी अच्छी करूँगा तुम्हारे शो में, लोगों को हंसाऊँगा भी, लेकिन नाचने वाचने के लिए मुझे मत बोलना, नाचूँगा नहीं मैंने। तो मैं चूँकि मैं समझता था इस बात को कि वो डांसिंग से थोड़ा शाई करते थे, बहुत कमाल के एक्टर, बहुत उनको ऐसा सेंस था। रियलिस्टिक एक्टिंग में भी एक रिदम होता है, रियलिस्टिक एक्टिंग में भी एक म्यूज़िक होता है, रियलिस्टिक एक्टिंग का भी, जिसको हम नेचुरलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं। उस एक्टिंग में भी उस तरह के परफॉर्मेंसेस करते हुए भी इरफान भाई उसमें इतना बेहतरीन रिदम, इतना बेहतरीन उसका म्यूज़िक, उसका इतना बेहतरीन सुर ताल होता था उनका कि वो कमाल था और कमाल है और वो रहेगा सदियों तक। इरफान भाई के बारे में मैं एज अ एक्टिंग के को जानते हुए मैं उनके बारे में बात करूं, आई फील इट इज़ इट इज़ लाइक, वो कहते हैं ना कि सूरज को रोशनी दिखाना, सूरज को दिया दिखाना, वैसी बात है। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है जितना इरफान भाई जानते थे, मैं बस जितना उनसे सीख पाया उनको देखते हुए, उनके काम को देखते हुए वही शेयर कर रहा हूँ। अमित कुमार भगत ने लिखा है, सर सॉ अंग्रेजी मीडियम अ फ्यू डेज बैक, अनडाउटेडली इंडिया हैज़ लॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, not only India, the world has lost one of the best actors. Why he was so great, why he was so good, because मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे हम दो तरह के मेथड से एक कैरेक्टर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक कैरेक्टर को परफॉर्म कर सकते हैं। एक मेथड होता है कि जिसमें आप कैरेक्टर क्रिएट करते हो और उसमें अपने आप को फिट करते हो। दूसरा एक मेथड है जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आदमी को समझ में आता है, जो बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मेथड है, जिसमें आप कैरेक्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो जब आप उस कैरेक्टर को परफॉर्म करते हो तब आप बहुत होते हो उस कैरेक्टर में। और इरफान भाई का जो मेथड था वो मेथड था जिसमें वो कैरेक्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते थे और वो इस तरह से परफॉर्म करते थे कि अगर इरफान खान इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर होता तो वो कैसे होता। जैसे मैं आगे जाके इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करने वाला हूँ, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई करता था एक पर्सन, उसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल इरफान खान है। दूसरा जो मैं बहुत बार कहता हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एक एक्टर की, और वो क्वालिटी है एफर्टलेसनेस। सो इरफान भाई वॉज वन ऑफ द incarnation of effortlessness. इरफान भाई वॉज personification ऑफ effortlessness. वो इसलिए क्योंकि वो कैरेक्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक ऐसी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एन एक्टर नीड्स टू बी लाइक अ मैजिशियन। मैजिशियन का क्या होता है, सबसे बड़ा एट्रीब्यूट क्या होता है मैजिशियन का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है सरप्राइज एंड सस्पेंस। वो एक सस्पेंस क्रिएट करता है, वो आपके सामने एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है और वो आपके एक्सपेक्टेशन से खिलाफ जाके कुछ प्रोड्यूस कर देता है। एक मैजिशियन आपके सामने पहले सस्पेंस क्रिएट करता है, फिर एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, और उस एक्सपेक्टेशन को जो आप क्रिएट कर चुके हो, जैसे कि वो एक खाली टोपी दिखाएगा और उस खाली टोपी में खालीपन का एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेगा। वो दिखाएगा कि मैं इसको उल्टा कर दूंगा तब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, और फिर वो आपके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ उसमें से कबूतर उड़ा देता है, तो आप शॉक्ड हो जाते हो। एंड दैट इज द क्वालिटी अ गुड एक्टर हैज़, अ ग्रेट एक्टर हैज़। अ
अ क्वालिटी ऑफ अ मैजिशियन, जहां पे ऑडियंस आपके साथ हमेशा एंगेज्ड है क्योंकि आप बहुत सरप्राइजिंग है। आप इतना सारा मिस्टिसिज्म क्रिएट करते हैं अपने कैरेक्टर के अराउंड, और जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है उसके खिलाफ आप कुछ करके निकल जाते हैं और वो ऑडियंस को एंगेज कर देता है। ये क्वालिटी इरफान भाई के अंदर थी। इरफान भाई के अंदर एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था जो आपको हमेशा एंगेज करके रखता था, क्योंकि इरफान भाई आपको जज नहीं करने देते थे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। वो सामने वाले कैरेक्टर से कभी भी कनेक्ट और कभी भी डिसकनेक्ट होने की बहुत अच्छी एक उनकी एक क्वालिटी है। ये सब हम उनसे सीख सकते हैं। इतना बड़ा लेजेंड आदमी आज इस संसार को छोड़कर चला गया, लेकिन द ग्रेट थिंग अबाउट लेजेंड्स इज दे लिव बिहाइंड देयर लिगेसी। इतनी सारी फिल्में हमारे लिए वो छोड़ कर गए हैं, इतने सारे ग्रेट परफॉर्मेंसेस वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। चाहे पीकू का इरफान खान ले लो, चाहे पान सिंह तोमर का इरफान खान ले लो, चाहे आप बनेगी अपनी बात जैसे सीरियल का इरफान खान ले लो, चाहे हासिल फिल्म का इरफान खान ले लो, चाहे जुरासिक पार्क का इरफान खान ले लो, चाहे हिंदी मीडियम का इरफान खान ले लो, आपको इरफान खान हर जगह नज़र आएगा। चाहे बिल्लू बार्बर का इरफान खान नज़र ले लो, आपको इरफान खान कहीं 1-2% 5% इरफान खान नज़र आएगा और 95% वो कैरेक्टर नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि एफर्टलेसली हर कैरेक्टर को इरफान खान अपने अंदर एब्जॉर्ब करते थे और उनको रिलीज़ कर देते थे हमारे आनंद के लिए। और वो एफर्टलेसनेस तक पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। भगवान उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, हमारे एनएसडी परिवार को, हमारे दोस्तों को, सबको शक्ति दे। मेरी प्रार्थना है, माई गुड थॉट्स, माई बेस्ट विशेज़ आर विद हिज फैमिली। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस द डिपार्टेड सोल ऑफ इरफान भाई। It is great loss, not for the world cinema, not for the Indian cinema, but for all of us, all of his fans. My humble condolence, my good thoughts, my prayers, my best wishes are with the departed soul. I want to take some rest and I want to think about Irfan Bhai. I want to see, I want to read about him. We'll talk about him later on. Tomorrow, we'll commence our session number 23 about some good things about performing as an actor in front of camera. Thank you so much, all of you. Let's pray for Irfan Bhai. Let's pray for his family. Let's pray for the great legend that we have just lost. See you tomorrow.